बड़ी डरी सहमी सी वो दो बूढ़ी आंखें यहाँ वहाँ देखती जा रही थी। आशा भरी नज़र से हर एक चेहरे को देखती, मानो हर चेहरे में वह किसी को ढूंढ रही हो। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई वह बूढ़ी औरत आते जाते हर इंसान की तरफ एक सवालिया निगाह से देख रही थी, मानो कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, परंतु फिर असहाय होकर चुप बैठ जाती। तभी अचानक ट्रेन पहुंच गई और सभी लोग ट्रेन में बैठने के लिए दौड़ने लगे। वह औरत जल्दी से उठी और उठकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, सुमित, सुमित। न जाने उसके कमज़ोर शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि अपना बैग उठाकर तेज़ी से दौड़ी हुई हर एक डिब्बे के पास जाकर आवाज़ लगाने लगी, सुमित, ओ बेटा सुमित। लेकिन 2 ही मिनट में ट्रेन चले जाने के बाद स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। लाचार होकर वह वृद्ध औरत धीमे कदमों से वापस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गई। स्टेशन पर पापड़ बेचता एक युवक उसे वृद्ध औरत को कब से देख रहा था। फिर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ अम्मा? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ डरी हुई नज़र से देखा, फिर कांपते स्वर में बोली, एक बात तो बताओ कि टिकट काउंटर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है क्या? उस पापड़ बेचने वाले युवक ने कहा, नहीं तो अम्मा। फिर उस वृद्ध औरत ने दाएं तरफ हाथ करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो उधर टिकट काउंटर से टिकट लेने के लिए गया था, फिर अभी तक आया क्यों नहीं? वह युवक बोला, अम्मा काउंटर दाएं तरफ नहीं है। वह फिर बूढ़ी औरत बोली, बेटा मेरे बेटे ने तो कहा था कि गांव का टिकट किसी और टिकट काउंटर से मिलता है। यह कहकर वो मुझे यहाँ बिठाकर गया था। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर युवक के मन में कुछ संदेह हुआ। तभी वह फिर से घबराई हुई बोली, देखो ना बेटा, 3 घंटे हो गए उसे टिकट लेने गए हुए। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, न जाने कहाँ रह गया मेरा सुमित। अब मैं क्या करूं? तभी पापड़ वाले ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, इतनी देर से बैठी हो तो आपको भूख भी लगी होगी। लीजिए माँ जी, पहले खाना खा लीजिए। पापड़ वाले ने अपना खाना उनके हाथ में थमा दिया और बोला, अपने लिए खाना लाया था, लेकिन दिन भर खाने के लिए समय ही नहीं मिला, यह आप खा लीजिए। तो बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से खाना लिया और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अच्छा माँ जी, मुझे घर जाना है। आप एक बात तो बताओ, आप कौन से गांव से आई हैं? मैं आपका टिकट लेकर आता हूँ। उस व्यक्ति ने पूछा तो वह बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा थोड़ी देर में आता ही होगा, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए वो फिर से इधर उधर देखने लगी। चलिए आपको बताते हैं कि यह आखिर बूढ़ी माँ है कौन और यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही है। इनका नाम कमला देवी है, जिनके 2 बेटे रोहित और सुमित है। कमला जी और उनके पति ने बड़ी ही गरीबी में अपना समय गुजारा था, लेकिन अपने बेटों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। उनका बड़ा बेटा गांव में अपने पिता की दूध की डेयरी संभालता है और छोटा बेटा दिल्ली में दुकान चलाता है। 2 महीने पहले ही कमला जी के पति की मृत्यु हो गई थी। कमला जी अपने बड़े बेटे के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु वहां उनकी हैसियत एक काम वाली बाई से ज़्यादा ना थी, जो दिन भर घर का काम भी करती थी और इसके बावजूद बातें भी सुना करती थी। बेटे और बहू को उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं थी, लेकिन कमला जी फिर भी मन मारकर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। एक दिन जब कमला जी परिवार के सब लोगों के लिए चाय नाश्ता निपटाकर रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उनके छोटे बेटे सुमित का फ़ोन आया। बहुत समय बाद अपने छोटे बेटे का फ़ोन आया देखकर कमला जी ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और खुशी के मारे कांपते हाथों से फ़ोन लेते हुए बोली, हेलो सुमित बेटा। तभी सुमित की आवाज़ आई, हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? माँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या बेटा, आखिर बात क्या है? माँ वह काफ़ी दिनों से आपकी बहू रीना की तबीयत ठीक नहीं है, 4-5 दिनों से बुखार चढ़ा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर कमला जी ने कहा, तो बेटा किसी अच्छे से डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। फिर सुमित परेशान होते हुए बोला, माँ सारे उपचार कर लिए लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए आप हमारे पास दिल्ली में रहने आ जाइए, हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। यह सुनते ही कमला जी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द दिल्ली पहुँचने के लिए निकलती हूँ।
यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और भगवान से अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने लगी। दरअसल बात यह थी कि जब कमला जी के पति की मृत्यु हुई थी उस समय उन्हें बीमा के पैसे मिले थे और अब उनके दोनों बेटों और बहुओं की नज़र उनके पैसों पर थी। यह उनका अपनी माँ से प्यार नहीं था बल्कि प्यार का एक ढोंग मात्र था। परंतु कमला जी अपने बेटों की इन जालों से बिल्कुल अनजान थी। एक ममतामयी माँ को तो केवल अपने बेटे बहू की चिंता थी कि बहू कितनी बीमार है, बेचारी किस हाल में होगी और बेचारा बेटा घर कैसे संभाल रहा होगा। फिर सोचने लगी कि यहाँ भी तो दिन भर काम करती हूँ, कौन सा इन लोगों ने मेरे सर पर ताज रख दिया है। फिर भी सारा दिन तिरस्कार ही तो सहती हूँ, तो क्यों ना दिल्ली ही चली जाऊँ। रोज़ रोज़ की इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से भी छुटकारा मिलेगा और बेटा बहू को भी सहारा हो जाएगा। अभी यह सोच ही रही थी कि उनका बड़ा बेटा रोहित घर आया तो कमला जी बड़े ही दुख मन से बोली, बेटा रोहित, कल मेरे दिल्ली जाने के लिए टिकट करा देना। यह बात सुनकर रोहित चौंक गया और बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया। तब कमला जी ने कहा कि रीना बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वह बहुत बीमार है, इसलिए सुमित ने मुझे अपने पास बुलाया है। मैं जाऊंगी तो उसे थोड़ा हौसला भी मिलेगा और मैं घर का काम भी संभाल लूँगी। यह बात सुनते ही रोहित गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आज तक तो कभी याद नहीं आई आपके लाडले बेटे को आपकी, और आज जब आपको बीमे के पैसे मिले हैं तो अचानक उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी पत्नी इतनी बीमार हो गई कि वह आपको अपने घर बुला रहा है। मैं सब जानता हूँ माँ, उसकी नज़र केवल तुम्हारे पैसों पर है। फिर कमला जी बोली, नहीं बेटा, बहू की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। सुमित मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता, मेरा यकीन करो बेटा। माँ की बात सुनकर रोहित कड़े स्वर में बोला, तो ठीक है माँ, मैं आपका दिल्ली का टिकट करवा दूंगा, लेकिन जाने से पहले पिताजी के बीमे के पैसे आप मुझे देकर जाएंगी, क्योंकि आपका और पिताजी का खर्चा आज तक हम लोग ही उठाते आए हैं। तो अब इन पैसों पर हमारा ही हक बनता है। यदि आप पैसे लेकर वहाँ गई तो मुझे पूरा यकीन है कि वह आपसे पैसे ले लेगा। अपने बड़े बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर कमला जी हैरान रह गई। फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, ऐसे समय में भी तुझे ऐसी बातें सूझ रही हैं। वहाँ बहू की तबीयत खराब है और तुझे पैसों की पड़ी है। ठीक है, यदि तुझे भरोसा नहीं तो बीमे के पैसे में से अपने खर्चे के लिए कुछ पैसा निकाल कर बाकी की सारी रकम मैं तुझे दे देती हूँ। ऐसा कहते हुए कमला जी अपनी अलमारी के लॉकर से वह पैसे उठाकर ले आई और कुछ पैसे अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे रोहित को दे दिए। पैसा हाथ में आते ही रोहित और उसकी पत्नी की आंखों में एक चमक आ गई। अब वे दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, रोहित तुरंत स्टेशन की ओर दौड़ा और माँ को दिल्ली भेजने के लिए टिकट खरीद कर ले आया और अगले दिन उसने अपनी माँ को बड़ी खुशी खुशी ट्रेन में बैठा दिया। एक ओर तो कमला जी को अपनी बहू की तबीयत की चिंता सता रही थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि वह इतने सालों के बाद अपने छोटे बेटे के घर जा रही है। दिल्ली स्टेशन पहुंचते ही देखा कि सामने सुमित उनकी राह देख रहा था। सुमित से मिलकर कमला जी तो उसकी बलाएं ही लेती जा रही थी। सुमित अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर अपनी बहू से मिलते ही कमला जी बोली, बहू, अब मैं आ गई हूँ, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, मैं इतनी सेवा करूँगी कि कुछ ही दिनों में तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूँगी। तभी उनकी बहू रीना बोली, लेकिन माँ जी, मुझे सेवा से ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत है। फिर कमला जी ने कहा, तो दवाइयाँ ली क्यों नहीं। तभी रीना बोली, माँ जी, दवाइयाँ कहाँ से लेते, आपके बेटे की तो कुछ कमाई है नहीं, सारा दिन दुकान पर मक्खियाँ मार कर आ जाते हैं। यह सुनकर कमला जी को बड़ा दुख हुआ। फिर बोली, बहू, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने देसी नुस्खे से बना ऐसा काढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी, तुम देखना, बुखार तो यूं गायब हो जाएगा। कमला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के लिए काढ़ा बनाया और उसे पिलाया। फल काट कर उन दोनों को खिलाए। अब जैसे ही कमला जी सब्जी तरकारी खरीदने के लिए घर से बाहर निकली, तभी रीना ने सुमित से कहा, यह कौन सी मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे। तुम्हारी माँ तो यह है जहर जैसा काढ़ा पिलाकर मुझे सच में बीमार कर देगी। अरे क्या करूँ रीना, मैंने तो सोचा था कि माँ आएगी तो दवाइयों के नाम पर कुछ पैसे हमें दे देगी, इसलिए तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाया था, लेकिन माँ है कि अपने ही देसी नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए। फिर रीना आंखें बड़ी करते हुए बोली, तुम्हारी माँ से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है।
हमें कुछ करना होगा, कोई तरकीब लगाओ। बस फिर क्या था। कभी सुमित अपनी माँ से कुछ खर्च के बहाने पैसे मांग लेता, तो कभी रीना किसी ना किसी बहाने अपनी सास से पैसे ले लेती। कमला जी भी उन्हें चुपचाप पैसे दे देती, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे की दुकान पर काम नहीं है, इसलिए उसकी मदद करना उनका फ़र्ज है। अब इस तरह करते करते किसी न किसी बहाने से वे दोनों अपनी माँ से पैसे निकलवा लेते। इधर बहू पर ज़्यादा काम का भार ना पड़े, इसलिए इस उम्र में भी कमला जी जैसे तैसे रसोई घर का सारा काम कर दिया करती। इस सब से रीना तो बहुत खुश हो गई कि चलो बैठे बैठे मुफ्त की नौकरानी भी मिल गई और पैसे भी आ रहे हैं। अब यहाँ भी वही सब होने लगा जो गांव में होता था। कमला जी दिन भर काम करती और बहू आराम फरमाती, लेकिन एक दिन कमला जी का रसोई घर में काम करते करते हाथ जल गया। उनके हाथ में बुरी तरह से छाला पड़ गया। ऊपर से जब सुमित ने उनसे कहा कि माँ, इस महीने खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है, मुझे पिताजी के बीमे के पैसे में से कुछ पैसे चाहिए, तो कमला जी हैरानी से बोली, बेटा मेरे पास कहाँ है पैसे। तेरे पिताजी के बीमे के जो पैसे मिले थे उसमें से तो काफ़ी पैसा तेरे बड़े भाई रोहित ने ले लिए, और उसमें से कुछ पैसा जो मैं यहाँ लेकर आई थी वह तुमने अपने खर्च के लिए ले लिए। और तो और मेरे पास तो गांव जाने के लिए टिकट का पैसा तक नहीं है। मैंने सारे पैसे तो तुझे दे दिए, मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर सुमित एकाएक गुस्से में आ गया। माँ, तुमने सारा पैसा रोहित भैया को दे दिए और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर आकर तुमने खर्चा ही कितना किया है और कहती हैं कि सारा पैसा ख़त्म हो गया। क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि आपके बेटे का काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? अब जब सारा पैसा अपने बड़े बेटे को ही देकर आई है तो उसी के साथ रहो, हम आपके लगते ही कौन हैं? तब कमला जी बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे लिए मेरे दोनों बेटे एक समान हैं, लेकिन तुम्हें अपने खर्चों पर लगाम कसनी चाहिए। जब तुम्हारा काम धंधा नहीं है तो इतना खर्चा क्यों करते हो? अगर पहले ही भविष्य का सोचकर कुछ बचा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती तुम पर। यह बात सुनकर रीना बदतमीजी से बोली, ज़्यादा भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखा कीजिए। हमें कितना और कैसे खर्च करना है यह हमें आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सुमित बोला, माँ, तुम एक काम क्यों नहीं करती? भैया के पास गांव वापस चली जाओ, हमारा यहाँ खर्चा भी बड़ी मुश्किल से होता है। अब हम आपका बोझ कैसे उठाएंगे? अपने बेटे बहू के मुंह से यह बात सुनकर कमला जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह कहने लगी, बेटा, मैं तो तुम्हारे बुलवाने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन अब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो मेरी 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें भारी लग रही है। क्या केवल पैसों के लिए तुमने मुझे अपने पास बुलाया था? वह तो तुम ऐसे भी मांग लेते तो मैं तुम्हें दे देती। कहकर कमला जी रोने लगी। बस बस माँ जी, यह फालतू के नाटक बंद कीजिए, हमसे आपका खर्चा नहीं उठाया जाता, आपको कहाँ से बिठाकर खिलाएंगे? रीना ने कड़क स्वर में कहा तो सुमित ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, माँ, अभी के अभी अपना सारा सामान पैक कीजिए, मैं कल आपको स्टेशन पर छोड़कर आता हूँ। अपने छोटे बेटे और बहू की बातें सुनकर कमला जी अचंभित रह गई। उन्होंने तुरंत अपने बड़े बेटे रोहित को फ़ोन किया और रोते रोते उसे सारी बात कह सुनाई। फिर रोहित बोला, माँ, हमने आपको इतने साल रखा है तो क्या कुछ समय वह लोग आपको नहीं रख सकते? उनका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है, आपका सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? अभी यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं रहो। इतना कहकर रोहित ने फ़ोन काट दिया। कमला जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा करके इतना काबिल बनाया था कि आज अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें बोझ लग रही है? आखिर ये दोनों किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे? कमला जी अपने भाग्य को कोसने लगी कि यह दिन देखने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया। कमला जी असमंजस में की स्थिति में पड़ गई। जिस बेटे के मुंह में वह गांव छोड़कर दिल्ली आई थी, उन्हें नहीं पता था कि वही बेटा उनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। अगले दिन जब कमला जी सुबह नींद से जागी तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहू उनका सारा सामान पैक कर रहे थे। कमला जी के जागते ही सुमित बोला, चलिए माँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको स्टेशन छोड़कर आता हूँ। सारा नज़ारा देखकर कमला जी का कलेजा मुंह को आने लगा। वो रुआसी आवाज़ में बोली, नहीं बेटा, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी रीना बोली, हद हो गई, जब हमने आपको जाने को कहा है तो जाती क्यों नहीं? क्यों यहाँ पड़े पड़े हमारा खर्चा बढ़ा रही हैं?
कमला जी बोली, लेकिन बेटा थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो, मैं कहाँ जाऊंगी। रोहित ने तो मुझे गांव आने से साफ मना कर दिया है। तभी सुमित भड़क उठा, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं भैया, मैं भी देखता हूँ, चलिए मैं आपको गांव छोड़कर आता हूँ। इतना कहकर सुमित अपनी माँ कमला जी को रेलवे स्टेशन पर ले गया और अपनी माँ को प्लेटफॉर्म पर बैठा कर बोला, माँ मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। जैसे ही सुमित जाने लगा तो कमला जी ने कहा, लेकिन बेटा टिकट काउंटर तो यहाँ से इस तरफ है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। तो सुमित बोला, माँ तुम भी ना इतनी भोली हो, गांव जाने के लिए टिकट यहाँ से नहीं दूसरे काउंटर से मिलता है, मैं बस थोड़ी देर में आया। ऐसा कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। अब बूढ़ी माँ कमला जी बेबसी से अपने बेटे की राह देख रही हैं और मायूस होकर स्टेशन पर ही बैठी हुई है। एक दिन पूरा बीत गया और रात भी निकल गई, लेकिन उनके बेटे सुमित का कुछ अता पता नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो वह पापड़ वाला फिर से पापड़ बेचने के लिए स्टेशन पर आया। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि वह बूढ़ी अम्मा अभी तक अपने बेटे के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर ही उदास भाव से बैठी हुई है। अब तो शायद उन्हें भी एहसास हो चुका था कि उनका बेटा अब तक वापस क्यों नहीं आया। सच्चाई का एहसास होने पर उनके शरीर में तो जैसे जान ही नहीं बची थी। रह रहकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीग चुकी आंखों को पोंछने लगती। थोड़ी देर बाद समाज सेवी संस्थाओं के कुछ सदस्य गरीबों व मजदूरों को भोजन देने के लिए स्टेशन पर आए तो उस पापड़ बेचने वाले ने बूढ़ी माँ की ओर इशारा करते हुए उन्हें भी खाना देने को कहा। तब उन्होंने एक कोने में निर्ढाल बैठी कमला जी को भी खाना दिया। कमला जी ने भूख की तड़प के कारण उनका दिया हुआ भोजन जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया और कहने लगी, थोड़ा और भोजन मिलेगा क्या। तब उन लोगों ने उन्हें और भोजन देते हुए पूछा, माँ जी आप कहाँ से आई हैं, आपका घर कहाँ है। एक समाज सेवक के इतना पूछने पर कमला जी ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहते हुए रोने लगी, बेटा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अपने जिन बेटों पर मैं हमेशा नाज करती आई थी, जिन्हें मैंने अपने बुढ़ापे की लाठी समझा था, मेरे वही बेटा मेरे यह हाल करेंगे। लेकिन अब मैं अपने किसी बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, मरते मर जाऊंगी, लेकिन उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। सारी बात सुनने के बाद एनजीओ के उस सदस्य की आंखों में आंसू आ गए। आसपास में बातचीत और सलाह मशविरा करके वे लोग कमला जी को एक वृद्ध आश्रम में ले गए और कहने लगे, माँ जी जब तक आपके परिवार वालों को सजा नहीं मिल जाती तब तक आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। तो कमला जी कहने लगी, मुझे किसी को सजा नहीं दिलवानी है, लेकिन मैं उस नर्क में अब वापस नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ रहकर अपने जीवन के बाकी दिन जैसे तैसे काट लूँगी। एनजीओ के सदस्यों ने उनकी वीडियो भी बनाई, न्यूज़ कवर करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ बाप ही उनकी पूरी दुनिया होती है। शायद इसलिए ही माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मगर बड़े होने पर कई बच्चों को माँ बाप बोझ क्यों लगने लगते हैं। वहीं इसके कारण कुछ बच्चे तो उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं, तो कई उनके बारे में बिना सोचे समझे ही उन्हें घर से ही निकाल देते हैं। आज भी ऐसी ही एक घटना घटी 65 वर्ष की कमला देवी के साथ, जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। कितने शर्म की बात है कि दो दो बेटों की माँ आज ऐसी स्थिति में आ पहुंची है कि दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। कोई भी बेटा उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाना चाहता, उन्हें अपने साथ अपने घर में नहीं रखना चाहता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। न्यूज़ कवर कर कमला जी को सांत्वना देकर एनजीओ के सदस्य चले गए। कमला जी को वृद्धाश्रम में रहते हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि उनके पास वृद्धाश्रम का संचालन आया और उन्हें कहने लगा कि आपका बेटा बहू आपसे मिलने आए हैं। कमला जी यह सुनकर बड़ी हैरान रह गई, साथ उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए कि आखिरकार मेरे बच्चों के मन में अपनी माँ के प्रति प्यार उमड़ आया। मैं जानती थी कि मेरे बेटों को मेरी ममता जरूर खींच कर ले आएगी। यह सोच सोचकर कमला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। परंतु जैसे ही वह बाहर आई, उन्होंने देखा कि करीब 25 साल का एक युवक अपनी पत्नी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर कमला जी निराश हो गई और वापस जाने लगी, क्योंकि वह उस लड़के को जानती नहीं थी। परंतु उसी समय उन्हें पीछे से आवाज़ आई, कमला काकी, पहचाना नहीं आपने। बेटे की यह बात सुनकर कमला जी हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि इस नाम से तो उन्हें केवल राजीव ही पुकारा करता था। कमला जी पीछे की ओर मुड़ी
और चकित नज़रों से उस लड़के की ओर देखने लगी और थोड़ी देर देखते ही, हाँ, यह तो राजीव ही था। उसे देखते ही कमला जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, इतना बड़ा हो गया। राजीव 14 साल का था जब तुझे आखिरी बार देखा था। दरअसल राजीव एक अनाथ लड़का था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उनकी हालत पर तरस खाकर कमला जी और उनके पति ने उसे अपनी दूध की डेयरी में काम दे दिया था। तनख्वाह के साथ साथ वे दोनों उसकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण का खर्च भी उठाते थे। लेकिन जब कमला जी के बेटे रोहित ने डेयरी का कार्यभार संभाला तो राजीव पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर वहां से निकाल दिया। कमला जी रोती बिलखती रह गई कि मेरा राजीव ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो चोर नहीं है। लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। इसके बाद राजीव गांव छोड़कर चला गया। आज राजीव को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर कमला जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी राजीव बोला, अरे काकी, आपने अपने राजीव को नहीं पहचाना। इतना कहते ही राजीव ने उनके पैर छुए तो कमला जी ने भरी आंखें लिए उसे अपने गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। उनकी आंखों से तो जैसे गंगा जमुना ही बह निकली। तभी राजीव की पत्नी भी कमला जी के पैर छूने लगी। यह आपकी बहू है काकी, राजीव ने कहा तो कमला जी ने उन दोनों को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। तभी राजीव बोला, काकी, मैंने कल आपकी खबर मोबाइल में देखी। सच कहूँ तो आपको इस हालत में देखकर मैं अंदर तक कांप गया और खुद को रोक ना पाया। नियति भी कितना अजीब खेल खेलती है। जिन लोगों की माँ होती है उन लोगों को माँ की कद्र नहीं होती। और यहाँ मैं अनाथ, माँ के प्यार को आज तक तरस रहा हूँ। कहते कहते राजीव की आंखों में आंसू आ गए। राजीव बोला, काकी, मैं और आपकी बहू आपको लेने आए हैं। अब आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगी। राजीव की बात सुनकर कमला जी आश्चर्यचकित रह गई। फिर बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। मैं यहीं पर बहुत अच्छी हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी के जितने दिन बचे हैं यहीं रहकर जैसे तैसे गुजार लूँगी। काकी, बचपन में आपने इस अनाथ को जो प्यार और सहारा दिया, उस प्यार को कैसे भुला सकता हूँ मैं। ये आपके एहसान थे मुझ पर कि मैं आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। ऐसा कहते हुए राजीव कमला जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। लेकिन कमला जी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। तभी राजीव की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमें माँ का प्यार मिल जाएगा और हमारे बच्चे को दादी की छाया। फिर राजीव आंखों में आंसू लिए कमला जी के पैरों में गिर गया और बोला, कहाँ इतने एहसान किए हैं आपने मुझ पर, बस ये एक एहसान और कर दो। हमें अपने प्यार और आशीर्वाद से वंचित मत करो, हमारे साथ चलने से मना मत करो। राजीव और उसकी पत्नी को इस तरह प्रार्थना करते देख कमला जी की आंखों से प्यार भरे आंसुओं का झरना फूट पड़ा। उन दोनों को गले से लगाकर खूब रोई और उनके साथ चलने को तैयार हो गई। आज कमला जी के रूप में राजीव को अपनी माँ मिल गई और कमला जी का इस परिवार के साथ यह रिश्ता अनोखा जरूर था, परंतु बहुत अनमोल था। दोस्तों, माता पिता के भाग्य की यह कैसी विडंबना है, जिन बच्चों के लिए वह पूरे जीवन खपा देते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर वह बच्चे उनकी परवरिश से हाथ खींच लेते हैं। बेटे आलीशान मकान में रहते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप के लिए उस मकान में जगह नहीं है। जीवन के अंतिम मुकाम पर पहुंच गए माँ बाप खुद को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि अपने सुख दुख की परवाह ना करते हुए माता पिता ने अपने जिन बच्चों को बड़ा करके काबिल बनाया, वे बच्चे ही आज के दौर में बूढ़े माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।